आइए मॉक 4 प्रश्न पत्र 1 पे का विश्लेषण करते हैं। अभी जरूरी पेपर और मेंस में जिस तरह से सामान्य अध्ययन की जो है साख बढ़ी है, जिससे उनके ओवरऑल अंकों का हिस्सा बढ़ा है, उस हिसाब से प्रीलिम्स में और ज़रूरी हो गया और लोगों की और अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, लोगों की और अच्छी तैयारी हो गई है, जिस वजह से थोड़ा सा और टफ हो जाने वाली चीज़ हो गई है ये। तो इसलिए पेपर 1 के लिए अच्छी तैयारी रखिए। और इस बार तो कहा जा रहा है कि अटकलें हैं कि पेपर 2 को सिर्फ क्वालिफाइंग बना दिया जाएगा और पेपर 1 को शायद जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रखा जाएगा और इसी के मार्क के आधार पे आपको मेंस में एंट्री मिलेगी। तो इस हिसाब से पेपर 1 की भी महत्ता और बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, परिस्थितिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति, कुल मिला के 100 प्रश्न। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम संस्थापक थे और पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जिन्होंने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1947 से पहले तक एनी बेसेंट और सचिन के अतिरिक्त केवल नेल्ली सेनगुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हुई थी। यह बिल्कुल सही है और इस हिसाब से बी ऑप्शन खाली सही है और केवल 2 और पहला विकल्प गलत है। भारतीय संविधान 42वां संशोधन आपको ही पता होगा, लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अधिनियम 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कानूनों की संवैधानिक वैधता को परखने की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। बिल्कुल इन्होंने प्रयास किया। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इन इमरजेंसी के दौरान ये लाया था 1975-76 में। तो उस समय थोड़ा उच्चतम न्यायालय और उन न्यायालयों की कानून की संवैधानिक वैधता को परखने की शक्ति को थोड़ा सा कम करने की प्रयास किया गया था। तो यह बिल्कुल सही। इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में केवल पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जुड़े। सिर्फ केवल हटा दें यहाँ पे तो यह कथन बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता भी जोड़ा गया था, इसलिए यह गलत हो जाता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक परिस्थिति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य करके संदेह से परे कर दिया गया। बिल्कुल सही, इसको किया गया और इस हिसाब से पहला और तीसरा दोनों सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूगोल से यह प्रश्न। इस द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। कैसा है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे दोनों मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। इस द्वीप समूह में केवल नेग्रिटो जनजातियां पाई जाती है। नेग्रिटो तो एक है, इसमें बहुत सारी और जनजातियां हैं जैसे अंडमानी, ओंग, जरावा, शोम्पेन तरह की कई जनजातियां हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है, जिससे केवल एक सही कहा जा सकता है। हाल ही में भारत के कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहा जाता है, से संबंधित नए नियमों का अधिसूचित किया, जो कि 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गए हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित निम्नलिखित नए नियमों पर विचार कीजिए। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले अधिशेष लाभ को कंपनी के लाभ का भाग माना जा सकता है। किसी राजनीतिक दल को प्रदान की गई किसी भी प्रकार की सहायता को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नहीं माना जा सकता। सभी प्रकार के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप भारत में किए जाएंगे। नए नियम भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया? पहला कथन कहता है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले विशेष लाभ को कंपनी के लाभ का भाग माना जा सकता है। ऐसा नहीं कहा गया है उसमें। किसी राजनीतिक दल को प्रदान की गई किसी प्रकार की सहायता कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नहीं माना गया। बिल्कुल सही। अगर इस तरह से होगा तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का हिस्सा इस तरफ चला जा सकता है। सभी प्रकार के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप केवल भारत में किए जाएंगे। बिल्कुल सही। नए नियम भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। ऐसा नहीं, ये सभी कंपनियों पर लागू है और इसलिए ये केवल 1 और 4 है इसमें से जो गलत है। तो और दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए केवल 1 और 4। भारतीय डेल्टा सिकुड़ रहा है और यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक चिंताजनक विषय है। भारतीय डेल्टा के सिकुड़ने के निम्न में से कौन सा कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो डेल्टा सिकुड़ने वैसे देखा जाए तो आजकल का मानवीय गतिविधियों के कारण डेल्टा के सिकुड़ने का दर और समुद्र स्तर के बढ़ोतरी होने से लगभग 3-4 गुना बढ़ गया है
और इसके प्रमुख कारण हैं जो कि लिस्ट में आपको दिए गए हैं डिटेल में आपको सॉल्यूशन में। और यहाँ पे हमारे दिए गए बड़े बांधों का विस्तार बिल्कुल सही, भूजल का दोहन बिल्कुल सही, कृत्रिम बांध बिल्कुल, और समुद्र स्तर में बढ़ोतरी। अगर समुद्र स्तर में बढ़ोतरी अगर दिया है, भारतीय डेल्टा के सिकुड़ने के निम्न से कौन से कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो निम्न समुद्र स्तर में बढ़ोतरी भी है लेकिन प्रमुख रूप से है, इसे नहीं कहा जा सकता, इसलिए 2, 3 को सही माना जाएगा। पांचवे का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर हाल ही में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद के निचले सदन में सिख और हिंदू नागरिकों के लिए विशेष सीट के आरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक विधायी आदेश जारी किया है। चाओ फ्राया वार्ता भारत पाक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन्ना संस्थान और मेलबर्न स्थित ऑस्ट्रेलिया इंडिया संस्थान द्वारा की गई द्वितीय चरण की भारत पाकिस्तान संयुक्त वार्ता पहल है। ये ऐसा पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने नहीं, ऐसा अफगानिस्तान में हुआ है, तो इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। कायो फ्राया वार्ता कहाँ पे है? कायो फ्राया जैसा कि थाईलैंड में बहती हुई नदी है जो कि बैंकॉक जिसके बैक पे टिका है, जिसके किनारे पे है। तो केवल 2 यहाँ पे सही। भारतीय हाइड्रोकार्बन विजन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। विदेशों में तेल क्षेत्र में इक्विटी निवेश द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। ये सीधे देखिए, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ा होना चाहिए, इसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। इसमें आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो इनमें ज्यादा इधर उधर नहीं करिए, नहीं तो इसमें आंसर प्रश्न आपका ये गलत भी हो सकता है। वैकल्पिक ईंधनों जैसे डाइमिथाइल ईथर और फ्यूल सेल के उत्पादन और उपभोग का वाणिज्यीकरण करना बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही रहा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही से सुमेलित है? वर्ष 1908 में कांग्रेस का संविधान बिल्कुल सही है। वर्ष 1931 में वह मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों पर संकल्प बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखें नेहरू रिपोर्ट के बाद। और वर्ष 1942 जमींदारी पर संकल्प। और इनमें से कौन सही है? बस सारे के सारे हैं जो कि सुमेलित होते हैं। तो फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये जो है पहले की आपकी नॉलेज पे आधारित है और 1, 2, 3 तीनों सही होते हैं इसमें। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर सदन की क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सदन का ही एक सदस्य होता है, तो सदस्य की सत्ता समाप्त होने पे उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। सदन की प्रक्रिया को नियमित करने अथवा सदन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य को केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा किए गए इन कार्यों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही। द जॉइंट सेशन इज बीइंग हेडेड बाय लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वे दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो इस हिसाब से केवल 1 और 3 उत्तर सही रहे। पृथ्वी के कोर का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस धातुओं का बना हुआ है? अगर पृथ्वी का कोर भाग जिसको हम नीफे भी बोलते हैं, तो नीफे यानी कि निकल और आयरन, तो इस हिसाब से निकल और लौह, तो 1 और 3 हमारे पास हैं जिससे पृथ्वी का कोर बनता है। तो इसलिए यहां पे हमारे पास ऑप्शन बी सही रहता है। ब्राउन लेबल एटीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल ब्राउन लेबल एटीएम काफी जो है खबरों में थे। बैंक एटीएम का संचालन किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर देते हैं, तो यह सबसे जरूरी भी चीज है। ये उन्होंने किसी तीसरी पक्ष को हस्तांतरित कर देते हैं। ब्राउन लेवल एटीएम किसी भी बैंक के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं है, जिस बैंक के हैं वे उस बैंक का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन लेबल एटीएम संचालित करने वाली कंपनियों को एटीएम के संचालन के लिए आरबीआई से अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, मतलब यह जो भी कंपनियां इसे संचालित करती हैं वे सीधे बैंक से ही उनका जो है उनकी निविदा, उनकी संविदा से, उन्हीं के संविदा से ही के आधार पर ही काम करते हैं और अलग से आरबीआई से कोई अलग से उनको अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। बैंक के पास आरबीआई की अनुमति पहले से होती है और उसी के आधार पर वे एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउन लेबल एटीएम।
नियमों के मुताबिक वैश्विक तापन के कारण बढ़ते हुए तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखने के लिए वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन में 40 से 7% तक की कटौती की जानी चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2000 में से 2010 के बीच वैश्विक उत्सर्जन औसत 2.2% या 1 गीगाटन प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है ये, लेकिन ध्यान रखिए इन सब प्रश्नों को सीधे ये फैक्ट बेस्ड है, इनमें सीधे सीधे आपका डेटा ही चेक होता है, तो इसमें आपको पता होगा या नहीं पता होगा। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा चेक कर से ऑप्शन के बेस पे कभी जानिए दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, दूसरा विकल्प गलत है, और हमारे पास उत्तर में सिर्फ एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें दूसरा ऑप्शन नहीं लिया गया है, तो वहां पे आप जो है दूसरे कथन को अपने आप अवॉइड करके सीधे आंसर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मेन चीज है डेटा में आपको रेडी रहना पड़ेगा। वर्तमान में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक बायो एनर्जी कहलाती है, जिसको कार्बन संग्रहण और भंडारण किया जाता है। बिल्कुल सही है ये। अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड को भूमिगत रूप से भंडारित करके पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा में कमी लाई जाती है। बिल्कुल है ऐसा। इससे इस कारण यहाँ पे हमारे तीनों कथन सही होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हाल ही में शामिल किया गया है? अगर देखा जाए कुछ समय पहले यह थी व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण अभी हुआ है, आंगनवाड़ी के शौचालयों का निर्माण, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। तो इस हिसाब से तीनों हमारे पास ऑप्शन सही है, जिससे डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहता है। गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? गोल्डन राइस का उत्पादन चावल के खाद्यान्य भाग में विटामिन ए के प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण के लिए किया जाता है। चावल के भ्रूणपोष में लाइकोपीन के प्रसंस्करण के कारण चावल का रंग पीला होता है, जिसके कारण इनका नाम गोल्डन राइस है। यह पहले दो स्टेटमेंट आपको सीधे पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इस बारे में यह बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी को पूरी करने के लिए गोल्डन राइस वाले आहार में वसा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि उल्टा है, विटामिन ए की कमी को पूरी करने के लिए गोल्डन राइस वाले आहार में वसा की आवश्यकता होती है, और जो कि कैरोटीन की वजह से होती है। इसलिए यह कथन गलत हो जाता है, जिससे 1 और 2 सही, और 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन.एम. लोखंडे ने वर्ष 1931 में बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। कालांतर में वर्ष 1940 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन भंग हो गया। अगर इन दोनों को देखा जाए तो इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना वर्ष 1931 में की गई थी, ना कि 1930 में, और 1930 में इसे 31 में एन.एम. जोशी ने इसे स्थापित किया था। तो एन.एम. लोखंडे की जगह यह एन.एम. जोशी होगा, और वर्ष 1931 सही है यहाँ पे, 1940 यहाँ पे सही है। तो इस वजह से पहला कथन गलत हो जाता है और दूसरा कथन सही हो जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और औषधियों के उपभोग को प्रतिषिद्ध करना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या संस्थान या वस्तु को संरक्षित करना, पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। हमारे पास भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य की नीति के निदेशक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें बोला जाता है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों औषधियों के उपभोग को प्रतिषिद्ध करना, क्या इसमें है ये वे गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, और ये निदेशक तत्वों पे नहीं आधारित है। तो इस तरह से पहला गलत होता है, दूसरा गांधीयन है, तीसरा गांधीयन है, और चौथा गांधीयन है।
गलती से पहला वाला गांधीयन है, दूसरा, तीसरा और चौथा उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसलिए हमारे पास 2, 3 और 4 होते हैं जो कि इन सिद्धांतों पे हैं, जबकि वे गांधीयन नहीं है। बैथोलिथ, बैथोलिथ क्या होता है? इस पे बैथोलिथ गहरी भूभर पट्टी में ठंडा होकर जमे हुए मैग्मा पदार्थ के वृहद गुंबदाकार संरचना होती है, काफी बड़ा होता है सेंटर में, और ये एक तरह से बेस बना देता है पूरे जो है गुंबद की, पूरे जो है वहां पे मौजूद लावा से बने हुए उस पहाड़ की। हाल ही में जारी किए गए रूपी लिक्विड ऑफशोर बॉन्ड कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम रूपी लिंक्ड ऑफशोर बॉन्ड जारी करेगा। यह बिल्कुल सही है, फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए सीधे तौर पे, और यहाँ पे कोई और तरीका आप नहीं लगा सकते। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में निजी क्षेत्र में निवेश का वित्त पोषण किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। बॉन्डों के मूल्य डॉलर में अंकित किए जाएंगे और ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी किए जाएंगे, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी है, बॉन्ड के मूल्य रुपए में अंकित किए जाएंगे परंतु वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, यहाँ पे इस हिसाब से सही है बिल्कुल ये। और क्योंकि जो है ओरिजिनल प्रश्न में नहीं जारी किए जाएंगे होना चाहिए था, इसलिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिया है स्टेटमेंट ये पूरी तरह से सही है। यह कार्यक्रम भारतीय कंपनियों के वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराएगा। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में जारी किए गए रूपी लिंक्ड ऑफशोर बॉन्ड कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास जो मौजूद हैं 1, 2, 3, उसमें नहीं, बल्कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चारों सही होंगे, क्योंकि यहाँ चारों गलत है। वैसे अगर जो उत्तर दिया है, नहीं तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम रूपी लिंक्ड ऑफशोर बॉन्ड जारी करेगा, बिल्कुल सही। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश का वित्त पोषण किया जाएगा, बिल्कुल सही। बॉन्डों के मूल्य डॉलर में अंकित किए जाएंगे और ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी किए जाएंगे, बिल्कुल सही। यह कार्यक्रम भारतीय कंपनियों के वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराएगा। हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे एक गैर सरकारी संगठन के स्वयंसेवकों व वन्यजीव कर्मियों में नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी ढलानों पर लंबी चोंच वाले गिद्धों का पता लगाया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आइए पढ़ते हैं ये सारे कथन। लंबी चोंच वाले गिद्ध केवल नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। श्वेत पृष्ठ वाले गिद्ध, किंग गिद्ध एवं इजिप्शियन गिद्ध नीलगिरी और मोयर घाटी में पाए जाने गिद्धों की अनेक प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही। इस क्षेत्र में डाइक्लोफेनेक आधारित औषधियों पर प्रतिबंध है, इसके कारण यहाँ पर गिद्धों का अस्तित्व बना हुआ है। तो अगर देखा जाए तो पहले दो सही है और तीसरा कई लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल इसी वजह से गिद्धों का अस्तित्व बना हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है, वहां पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस कारण केवल 1 और 2 सही कथन है यहाँ पे। पतंजलि योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मानना है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य यौगिक क्रियाओं पर आधारित स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीना है, यह बिल्कुल सही है। यह पतंजलि योग के हिसाब से इसका मानना है कि इस संसार की उत्पत्ति ईश्वरीय माया से हुई और योग के माध्यम से आत्मा स्वयं को इस माया से मुक्त कर सकती है। और दूसरा, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पीछे से आपका आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे कौन सा कथन सही नहीं है उस हिसाब से सी होना चाहिए, लेकिन पीछे आंसर डी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कथन गलत है। अंतिम लक्ष्य यौगिक क्रियाओं पर आधारित स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। जबकि अभी मैंने जल्दी में बोल दिया था कि वह है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है, और इस संसार की उत्पत्ति ईश्वरीय माया से हुई है। इस संसार की उत्पत्ति ईश्वरीय माया से नहीं हुई है, और इस कारण से यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही कथन सही नहीं है। बिजौलिया आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मेवाड़ में अत्यधिक भू राजस्व वसूल करने के विरुद्ध हुआ था, जहां किसानों ने बेगारी करने और कर देने से इनकार
कर दिया था। बिल्कुल सही। प्रारंभ में आंदोलन का नेतृत्व सीताराम दास ने किया, बाद में भूप सिंह और मणिकलाल वर्मा ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके बारे में भी सही है बिल्कुल। आंदोलन का एक उद्देश्य ब्राह्मणों के पाखंडपूर्ण विचारों से निम्न जातियों का बचाव करना भी था। अगर बल देखा जाए तो इसमें यह शामिल नहीं था और इस कारण से पहला दो ही कथन सही रहता है। पीछे और स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका एक और जानकारी। आंदोलन के नेताओं ने वर्ष 1916 में उदयपुर के महाराज के विरुद्ध कर न देने का आंदोलन किया था। भारत में लेखानुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तब प्रदान किया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा विशेष के लिए संसद एवं विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत धन उस वर्ष के लिए अपर्याप्त माना जाता है। यह बिल्कुल गलत है। यह जो है इसे लेखानुदान नहीं, इसको बल्कि अनुपूरक अनुदान कहते हैं। इसको अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। दूसरा कथन, यह सामान्यतः केवल 2 माह के लिए प्रदान किया जाता है, किंतु चुनावी वर्ष में जब ऐसा अनुमान होता है कि मांग और विनियोग विधेयक को पारित होने में 2 माह से अधिक समय लगेगा तो यह 2 माह से अधिक समय के लिए भी दिया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरे कथन पे आते हैं, यह अंतरिम बजट के समान होता है। यह अंतरिम बजट, यह लेखानुदान का संबंध केवल व्यय से होता है, जबकि अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों शामिल होते हैं, तो इसलिए यह इंटरिम बजट से संबंधित से समान नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास बचता है केवल 2। कर्नाटक के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के पठार की। इस पठार के पूर्वी भाग को मैदान कहा जाता है, जबकि पश्चिमी भाग को मलनाड कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। कर्नाटक का पठार भूमध्य रेखा तथा समुद्र के निकट है, अतः यहाँ तापांतर कम होता है। बिल्कुल यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा के भी करीब है और समुद्र से भी निकट है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर, जिसको तापांतर कहते हैं, कम होता है। कर्नाटक के पठार का अधिकांश भाग सदाबहार वनों से ढका और वहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह कोयला प्रचुर मात्रा में है कई इलाकों में, लेकिन सदाबहार वनों से नहीं ढका हुआ है। और देखा जाए तो कोयला प्रचुर मात्रा अगर देखा जाए तो कुछ के हिसाब से अब कोयला वहां पे 5वें या 6वें स्थान पर भारत में आ जाता है, तो इसलिए कहा जा सकता है। लेकिन खैर तीसरा कथन इस कारण गलत होता है कि वह सदाबहार वनों से ढका नहीं हुआ है और कोयला यहाँ पे प्रचुर मात्रा, खैर अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इसे प्रचुर मात्रा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो ठीक ठाक कोयला है वहां पे, लेकिन प्रचुर मात्रा कहा जाए तो इसमें जो है इसमें थोड़ा जो है कथन गलत हो जाता है, जिससे कथन 1 और 2 ही केवल सही रह जाते हैं। भारतीय महिला बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल महिलाओं द्वारा दी गई जमाएं स्वीकार की जाएंगी। क्या ऐसा है? इसमें बैंक में केवल महिलाओं द्वारा नहीं, तो महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा जमा की गई राशि स्वीकार की जाएंगी, लेकिन ऋण में प्रमुखता महिलाओं को दी जाएगी। बैंक में केवल महिला कर्मचारी होंगी। ऐसा नहीं है कि बैंक में केवल महिला कर्मचारी होंगी। बैंक में कर्मचारी महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। बैंक में कुछ नवाचारी योजनाएं जैसे रसोई ऋण शुरू किया। बिल्कुल ये कुछ जो है नए तरीके हैं ये, इसलिए केवल तीसरा कथन सही बैठता है। दुनिया के 1/3 क्षेत्रों में वर्ष 2100 तक सूखे का खतरा बढ़ सकता है। इसके सर्वाधिक उचित कारण क्या हो सकता है? तापमान में वृद्धि। बिल्कुल तापमान में वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण होगा। फसल पद्धति में बदलाव। फसल पद्धति में बदलाव इससे नहीं लिंक्ड है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है। सूखे के खतरे और फसल पद्धति के में बदलाव नहीं। उच्च वाष्पीकरण की दर बिल्कुल है। वर्षा में परिवर्तन बिल्कुल है। तो 1, 3 और 4 होता है, जहां पे जिसकी वजह से सूखे का खतरा बढ़ सकता है। शस्त्र व्यापार संबंधी ATT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ये। प्रश्न संख्या 26, शस्त्र व्यापार संधि ATT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने शस्त्रों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बेहतर तरीके से नियमित करने के लिए एक अभूतपूर्व शस्त्र व्यापार संधि पारित करके इतिहास रचा। बिल्कुल सही है। रिसेंटली अभी ये समाचार में था। सीमा पार से होने वाले $70 अरब के शस्त्र व्यापार का नियंत्रण, विशेषकर मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले देशों में शस्त्र व्यापार को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही। भारत ने क्या इस संधि में पक्ष मतदान किया? भारत इससे अलग ही रहा।
भारत ने विरोध नहीं किया, लेकिन भारत ने अपना मत ही नहीं डाला, जिससे केवल 1 और 2 ही रह जाते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंसर एक संक्रामक बीमारी है। कैंसर एक गैर संक्रामक बीमारी है, यह जनरली अनुवांशिकी होती है या फिर कई पर्यावरण संबंधी चीजों से कारणों से होती है। जीन थेरेपी द्वारा हीमोफीलिया जैसी अनुवांशिक विकारों का उपचार किया जा सकता है, जिसमें रोगग्रस्त रक्त कोशिकाओं को अनुवांशिक रूप से परिवर्धित कोशिकाओं द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी तरह से अगला स्टेटमेंट जो कि जीनोम के बारे में है, जीनोम का अंकन कर लिया गया है। इस कारण से केवल 2 और 3, दूसरा और तीसरा कथन सही रहते हैं। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व संग्रह की इजारेदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू राजस्व के अंतर्गत किसी क्षेत्र से भू राजस्व के संग्रह का अधिकार सर्वाधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था। बिल्कुल सही है ये। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व का संग्रह बहुत अधिक रहा, अधिक नहीं रहा, जबकि यहाँ पे कहा जाएगा कि वह अनुरूप नहीं रहा, जो कि सोचा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, तो इसलिए गलत है। तो इसलिए कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 2 है ऐसा जो कथन सही नहीं है। राजनीतिक प्रणाली में दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स को लेके है ये। प्रश्न संख्या 29। वे सरकार पर दबाव बनाकर उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं, किंतु स्वयं शासन प्रणाली में सम्मिलित नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ शासन प्रणाली में सीधे तौर पर सम्मिलित, कई लोगों में अगर ये जो है थोड़ा सा डाउटफुल आ जाता है, सम्मिलित बिल्कुल नहीं होते। प्रेशर ग्रुप जनरली प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं रूप से वो सम्मिलित रहते हैं। अब जैसे कई पार्टियों की वर्किंग ग्रुप कमेटीज, तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि सम्मिलित नहीं होते प्रत्यक्ष रूप से। खैर, प्रेशर ग्रुप दबाव समूह यही है सीधे। कुछ लोगों को जो डाउट होगा कि वे सम्मिलित नहीं होते या सम्मिलित होते हैं, ध्यान रखिएगा वो हमेशा परोक्ष रूप से ही रहते हैं और तभी उनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वे नहीं रहते, वो कहीं पीछे होते हैं किसी तरीके से, जो कि उससे प्रभावित करते हैं नीतियां। वे संगठित अपराध के उद्भव को संरक्षण देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई आपराधिक तत्व भले आ जाते हैं, लेकिन संगठित अपराध के उद्भव को संरक्षण देते हैं, ऐसा नहीं। वे सदैव कानून की सीमाओं में रहकर कार्य करते हैं और लोक व्यवस्था की क्षति पहुंचाने पर ऐसा नहीं है। कई बार आगजनी हो जाती है या कई बार हिंसक गतिविधियां हो जाती हैं, कई बार हड़ताल हो जाते हैं जिसमें कानून की सीमाओं को लांघ लेते हैं, इसलिए यह भी बिल्कुल सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे केवल 2 और 3। किसी दी गई नदी के विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह अपने प्रवाह के दौरान यू आकार के घुमावदार मार्ग का अनुसरण करती है। कौन से हो सकती है? पहले ही देख के लग रहा है शायद ये ब्रह्मपुत्र नदी हो सकती है। तिब्बत से आते हुए एक ये बड़ा सा यू टर्न लेते हुए भारत में घुसती है। यह कई नदी द्वीप समूहों का निर्माण करती है, ऐसा है। मजुली जो कि हमें पता है, जो कि असम में है, यह अपने प्रवाह में परस्पर मिली हुई कई जलधाराओं का निर्माण करती है। बिल्कुल सही। तो ये ब्रह्मपुत्री है जिनमें जो है जिसका ये जो है ऊपर दी गई विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई बिजनेस इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की प्रणाली है। ई बिजनेस इंटरनेट पर क्या इस बारे में कह रहा है? एक्चुअली वो ई कॉमर्स के बारे में यहाँ कहना चाह रहा है। ई बिजनेस ये नहीं है। ई बिजनेस व्यापारिक फर्मों द्वारा अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग है, तो इसलिए यह गलत है। व्यापारिक इकाइयां द्वारा कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग से अपने आंतरिक एवं बाह्य क्रियाकलापों को जोड़ने की प्रक्रिया को ई वाणिज्य कहते हैं, जबकि ई वाणिज्य जिसको ई कॉमर्स कहते हैं उनमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद है। तो इसलिए एक तरह से ऊपर नीचे है हमारे पास, जो सही नहीं दिया हुआ। तो कौन सा सही नहीं है? दोनों के दोनों सही नहीं है। कोल गैसिफिकेशन ऊर्जा प्राप्ति के एक स्वच्छ विकल्प के रूप में उभरी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल गैसिफिकेशन में जीवाश्म ईंधन को प्रज्वलित करने के बजाय उसने रासायनिक रूप से संश्लेषित प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। कुछ देश संश्लेषित प्राकृतिक गैस के महंगी होने के कारण इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि कोयले का परिवहन गैस के परिवहन की तुलना में अत्यधिक सस्ता है। यह ऐसा अनिच्छुक इसलिए नहीं है क्योंकि कोयले का परिवहन गैस की परिवहन की तुलना में अत्यधिक सस्ता है, जबकि क्योंकि उन्हें प्रौद्योगिकी आयात करनी पड़ेगी, जो कि उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस वजह से यह कथन गलत हो जाता है, जिससे हमारे पास केवल कथन एक ही रह जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शामिल है? तो एस्मा के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दिए गए जानवर पेट्रोल, पेट्रोलियम बिल्कुल, जैविक, अजैविक एवं मिश्रित उर्वरक बिल्कुल, खाद्य तेल एवं बीज सहित, कच्चा जूट और जूट से बने सामान, चारों के चारों हमारे अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कई राज्यों का अलग होता है अनिवार्य वस्तु अधिनियम की जो उनके पास सूची है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बारे में। जैसे दिल्ली में कुछ अलग चीजें भी हैं, कर्नाटक में कुछ अलग हैं। विटामिनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह मनुष्यों के उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, उपापचय में काफी आवश्यक होते हैं। अधिक पकाने के कारण ये नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीकरण हो जाने की वजह से यह नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B12 स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। ऐसा नहीं है, विटामिन B6 होता है जो कि स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही, जबकि तीसरा गलत। भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारण थे? फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना, वैसे हम या काफी यह बात पहले से ही क्लियर है कि अंग्रेजों की नौसेना ही श्रेष्ठ रही, जिसकी वजह से उन्होंने विश्व में इतनी विजयी रहे। भारतीय मामलों से निपटने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को अपने गृह सरकार से मिली हुई अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता, बिल्कुल ये भी एक सही है, वहां पे स्वायत्तता ज्यादा थी जबकि फ्रांसीसियों को नहीं मिली थी। सामरिक स्थानों पर अंग्रेजों के पक्ष में होना, यह भी एक सही कारण है, जिससे 1, 2, 3 तीनों के तीनों कारण सही बैठते हैं। भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ऐसी उद्घोषणा किसी भी परिस्थिति में 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए प्रवर्तित नहीं रहेगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में 3 वर्षों से अधिक नहीं रहेगी। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित या कार्यकारी किसी भी शक्ति को स्वयं धारण कर सकता है। ऐसा नहीं है, उस राज्य में उच्च न्यायालय अपने दायित्वों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, तो इसलिए दूसरा गलत, पहला कथन सही। तो 36वें का उत्तर ए हो जाता है। अल नीनो के संबंध में, अल नीनो इस बार कहा जा रहा है कि कुछ खतरा है उसका। यह एक निश्चित समय अंतराल के बाद पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली गर्म समुद्री धारा है जो कि पेरू की ठंडी धारा का स्थान स्थायी रूप से ले लेती है। तो इसके कारण समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन होता है और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र की व्यापारिक पवनें छीड़ हो जाती है। यह भी सही है एल नीनो की वजह से। और इसके बाद यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के लिए लाभदायक है। यह लाभदायक नहीं है, यह हानिकारक होता है क्योंकि इससे मानसून हमारा कमजोर हो जाता है और इस साल ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसा हो जाएगा और इस वजह से केवल 1 और 2 सही बैठते हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 38, प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घाटा राजस्व घाटे में से भारत सरकार द्वारा संपत्तियों के सृजन के लिए किए जाने वाले राजस्व व्यय को घटाने से प्राप्त होता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही, यह प्रभावी राजस्व घाटा जो कि संपत्तियों के सृजन के लिए किए जाने वाले राजस्व व्यय को घटाने से प्राप्त होता है। भारत सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक प्रभावी राजस्व घाटा में कमी लाकर 0% के स्तर तक लाना है। यह है लक्ष्य, पर हम भी जानते हैं क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पे बहुत मुश्किल है और पहले भी ऐसी कई नीतियां और कई ऐसे लक्ष्य आ चुके हैं लेकिन जिन पे अभी तक सफलता नहीं मिली है। निकट भविष्य में मधुमक्खियों की संख्या व उनकी विविधता के संरक्षण की अविलंब आवश्यकता है। ऐसा क्यों? यूरोप के आधे से अधिक देशों में फसलों में परागण करने के लिए पर्याप्त संख्या में मधुमक्खियां नहीं है। बिल्कुल सही आता है। जैव ईंधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण परागण की आवश्यकता में भारी वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही। पर्यावरण तंत्र में सामान्यतः मधुमक्खियों के अतिरिक्त परागण करने वाले अन्य कीट नहीं होते। ऐसा यह कथन गलत आता है, जबकि बम्बलबी और होवरफ्लाई परागण करने वाले अन्य वन्य कीट हैं। तो इसलिए और शोध और अनुसंधान यह सुझाव देते हैं कि बम्बलबी और सॉलिटरी बी और होवरफ्लाई जैसे परागण करने वाले वन्य कीटों के संरक्षण के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।
मधुमक्खियां मानव खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, हम जानते हैं, जैसे कि ह्यूमन फूड चेन में काफी जरूरी है और काफी अहम स्थान है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे सही खड़े होते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से किन्हें भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? किस किस को दी है? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिया जिसको ओडिसी बोलते हैं, और सत्रिय। तो इसमें से हम देख सकते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास सत्रिय, मणिपुरी, कथक है और छऊ डांस नहीं है इसमें, तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे सही खड़ा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुरातन गारंटी व्यवस्था का अभिप्राय। ओल्ड गारंटी सिस्टम, इसके बारे में देखिए हमारे पास ऑप्शन है। भारत में पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था लागू करते समय प्राचीन भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया आश्वासन, यह बिल्कुल नहीं है। परंपरागत भारतीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका में सुधार, ये भी नहीं। भारत में रेलवे के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को दिया गया विशेष प्रस्ताव, जी हाँ बिल्कुल, ये था पुरातन गारंटी व्यवस्था। अगर देखा जाए तो पीछे आप डिटेल सॉल्यूशन में पढ़ सकते हैं, जिसमें निजी कंपनियां भारत में निवेश करने में चिंतित थीं, अतः ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के निर्माण के लिए निवेश करने वाली निजी अंग्रेजी कंपनियों को अपने पुरातन गारंटी व्यवस्था के अंतर्गत निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा उनके द्वारा किए जाने निवेश पर 5% की आय की गारंटी देने का निर्णय किया था। भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां शामिल हैं? संघ शासित राज्य का प्रशासन, बिल्कुल। विधानसभा का विघटन, यदि संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे। अगर देखा जाए तो संविधान में स्पष्ट रूप से कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपालों के पास कुछ परिस्थितिगत विवेकाधीन शक्तियां दी हैं। संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खो देने पर विधानसभा का विघटन करना परिस्थितिगत विवेकाधिकार है, तो इसलिए यह विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है, वह जबकि परिस्थितिगत है। संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा, बिल्कुल। किसी विदेश विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। तो यहाँ पे हमारे 1, 3, 4 है, कई लोग कंफ्यूज ना हो, दूसरा सही है, लेकिन वह विवेकाधीन शक्तियों में नहीं है, जबकि वह परिस्थितिगत विवेकाधिकार है। काल बैसाखी के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? काल बैसाखी के बारे में, यह मानसून से ठीक पहले आती है, बिल्कुल है ऐसा। यह प्रायः या तो देर रात में या सुबह आती है, ऐसा नहीं है, जबकि यह दिन में अक्सर या शाम की तरफ आती है। यह चाय, जूट तथा धान की खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक है, बिल्कुल यह, और इस कारण केवल 1 और 3 यहाँ पे कथन सही बैठते हैं। भारत का बढ़ता हुआ स्वर्ण आयात भारत के विदेशी व्यापार के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, बिल्कुल। काफी आजकल कुछ समय पहले चिदंबरम जी ने इसके लिए अपील भी की थी। स्वर्ण के आयात में वृद्धि से भारत के व्यापार घाटा तथा चालू खाता घाटा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही। स्वर्ण में किया गया जाने वाला निवेश मूल्य सापेक्ष प्रकृति का हो रहा है, क्या ऐसा है? यह बल्कि मूल्य निरपेक्ष है और यह कभी भी गिर सकती है, तो अभी से यह सापेक्ष नहीं कहा जा सकता। स्वर्ण में निवेश में पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, तो स्वर्ण में निवेश से पूंजीगत संपत्ति का निर्माण बल्कि नहीं होता, क्योंकि जो है कभी भी इसके जो है दाम मार्केट में या अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीचे जा सकते हैं, तो इसलिए केवल 1 और 3 सही है यहाँ पे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के प्रपत्रों के अनुसार क्लाइमेट मिटिगेशन तथा क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए हुए ये क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का अभिप्राय हरित गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने या रोकने का प्रयास करना तथा वायुमंडल से हरित गैसों की विस्थापित करने का प्रयास करना है। दूसरा, क्लाइमेट मिटिगेशन का अभिप्राय जलवायु पर अनिवार्य रूप से पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के कार्य करना है, जबकि उल्टा है यहाँ पे। क्लाइमेट मिटिगेशन का अभिप्राय भविष्य में होने वाली तापमान में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कटौती करने या रोकने का प्रयास करना है, जबकि इसमें आगे देखें तो वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों का विस्थापन भी शामिल है। और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के अंतर्गत जलवायु पर अनिवार्य रूप से पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए कार्य किया जाता है, और ये भिन्न है, तो इसलिए यहाँ पे
दोनों के दोनों सही नहीं है। इस कारण से सी ऑप्शन सही होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। विश्व बैंक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC विकासशील देशों के अवसंरचना के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण देता है, जबकि अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 46, जमदानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन कौन से कथन सही हैं। जमदानी बुनाई की परंपरागत कला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया है। कुछ दिन पहले यह थी समाचार में, कुछ दिन पहले यह सुर्खियों में थे। जमदानी से परंपरागत रूप से ढाका के आसपास बुनकरों द्वारा हथकरघों पर बुनी जाने वाली कसीदा किया हुआ मलमल का कपड़ा है, बिल्कुल सही। जमदानी मलमल की एक प्रमुख विशेषता है, इसकी रूप कृतियों में फारसी कला के तत्वों का समावेश है, बिल्कुल सही। यहाँ पे तीनों सही हैं और इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही बैठता है। यहाँ एंटीवायरल दवाओं तो बनाना एंटीबायोटिक दवाओं बनाने से अधिक कठिन है, क्योंकि जीवाणुओं की तुलना में विषाणुओं में अपनी रोगकारी प्रकृति को बदलने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है, यह बिल्कुल सही है। जीवाणुओं की तुलना में विषाणुओं की जैविक संरचना अत्यधिक जटिल होती है, रादर अत्यधिक सरल होती है, तो ये गलत है। इस वजह से केवल कथन एक ही सही है। यहाँ पे आते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जिलाधिकारी को प्रकाशकों से यह बांड भरवाने के लिए अधिकृत किया कि वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं छापेंगे, बिल्कुल सही है ये। जिलाधिकारी की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, बल्कि जिलाधिकारी की कार्रवाई अंतिम थी और इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। जिलाधिकारी को प्रकाशक की संपत्ति के जब्त करने का अधिकार प्राप्त था, बिल्कुल। यह अधिनियम भारतीयों द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर भी लागू होता था, यह बल्कि देशी समाचार पत्रों, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर नहीं लागू था, जबकि जो देशी भाषाएं थी जिन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं उनके समाचार पत्रों पर ही लागू था। तो इस कारण से केवल 1 और 3 सही बैठते हैं। वर्तमान में राज्यों में आर्थिक विकास के वित्त पोषण के लिए धन के विभिन्न स्रोत हैं, तो राज्यों में कौन कौन से इनमें से स्रोत हैं। जो भी स्रोत रहे उनके कुल जो है एक लिस्ट पीछे दी गई है, जिसमें करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सरकारी बचतें, सरकारी उद्यमों का अधिशेष, घाटे की व्यवस्था तथा आंतरिक सहायता है। तो इनमें जो हमारे पास आ जाते हैं वे हैं सार्वजनिक व्यय, सरकारी उद्यमों का अधिशेष नहीं है, राज्यों के पास नहीं है, यह केंद्र के पास है। घाटे की वित्त व्यवस्था, यह भी केंद्र के पास है और यह केवल एक सही रहता है। उष्णकटिबंधीय कंटिले वन निम्नलिखित किन राज्यों में पाए जाते हैं, किन राज्यों में पाए जाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास पंजाब, कर्नाटक, गुजरात है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण अपने सदस्य देशों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के वार्षिक, उल्टा यहाँ पे कर दिया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अपने सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों को वाणिज्यिक दर पर ऋण देता है और अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण विकासशील देशों को अवसंरचना के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण देता है। तो इस कारण से कोई दोनों में से सही नहीं है। प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल सौर विकिरण पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है कि केवल सौर पर नहीं, कई और स्रोतों पर भी निर्भर है। प्रायः वर्ष भर शीतोष्ण कटिबंध में यह सतत रूप से स्थिर बनी रहती है तथा उष्ण कटिबंध में परिवर्तित होती रहती है। उल्टा है, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान के अनुसार यह कम या अधिक होती रहती है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है। यह महासागरों में सर्वाधिक होती है, यह बल्कि नदी के मुहानों, गन्ने के खेतों, प्रवाल भित्तियों और उष्ण वर्षा वाले वनों में सर्वाधिक होती है, ना कि महासागरों में। तो यहाँ पे कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ तीनों कथन सही नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम 1986 के संदर्भ में हमारे पास कुछ कथन। यह केवल वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला विधान है। यह केवल वस्तुओं को नहीं, सेवाओं को भी, सर्विसेज में भी यह मान्य है।
तो इसलिए पहला गलत हो जाता है। यह अधिनियम केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने का प्रावधान करता है। बिल्कुल। उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। बिल्कुल सही। तो जिससे दूसरा और तीसरा कथन सही खड़े होते हैं। रिले फसल, रिले क्रॉपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फसल के अंतर्गत एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाई जाती है। यह कार्बन अधिग्रहण को कम करती है। कार्बन अधिग्रहण को कम नहीं करती है, बल्कि यह कार्बन अधिग्रहण को बढ़ाने में सहायता करती है। इससे बढ़ते हैं कार्बन अधिग्रहण। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मूंग, मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति इस प्रकार की फसल का उदाहरण है। बिल्कुल सही। तो एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं जिससे कार्बन अधिग्रहण में सहायता मिलती है। तो इस कारण से पहला और तीसरा कथन सही है। वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अभिनव भारत की नींव रखी। अभिनव भारत की नींव किसने रखी थी? प्रश्न संख्या 55। वीर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीडी सावरकर कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अभिनव भारत की नींव रखी। बिल्कुल सही, उन्होंने ही रखी थी। उन्होंने हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना की। इसकी स्थापना चापेकर बंधुओं ने की थी। उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना की और 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती बनाई। इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। बिल्कुल। और पीक वीक और स्कॉट्स पेपर उनकी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अन्य नाम थे। जी हाँ, इनको बैन कर दिया गया था और वो पीक वीक और स्कॉट्स पेपर के नाम से निकलती थी। इसलिए पहला, तीसरा और चौथा तीनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मौजूद है, तो इस वजह से खैर यहाँ पे ABCD नहीं है, लेकिन 1, 3 और 4 तीनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एक ऐसे आधार पर भेदभाव किया जाता है जिसके आधार पर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जा सकता। वह आधार है, कौन सा आधार? जिसमें है सार्वजनिक नियोजन के मामले में निवास के आधार पर भेदभाव माना जाता है, वैध माना जाता है, यानी कि निवास स्थान जिसपे उनको नौकरी दी जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में प्रत्येक अक्षांश पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न के समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। शीतोष्ण कटिबंध में प्रत्येक अक्षांश पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न के समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। इनमें देखा जाए तो खाली पहला कथन सही है। दूसरा कथन, शीतोष्ण कटिबंध के किसी भी अक्षांश पर कभी भी सूर्य ठीक ऊपर नहीं आता है। 23.5 डिग्री से लेके उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में ही सूर्य सर के ऊपर एक बार आता है। हार्ड करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऐसी मुद्रा है जिस पर सर्वाधिक विश्वास किया जाता है, जिसकी मांग प्रत्येक अर्थव्यवस्था में होती है। बिल्कुल सही। हार्ड करेंसी इज द थिंग। यह ऐसी मुद्रा है जो अत्यधिक तरल होती है, लिक्विडिटी होती है। बिल्कुल सही। इस कारण से यहाँ दोनों सही बैठते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह 5 दिया हुआ है। उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं पौधों में जल की कमी के अनुकूलन के लिए उपयुक्त है? ऊष्मा आघात को सहन करने वाले प्रोटीनों का संग्रहण। बिल्कुल सही। इससे जल की कमी के में भी अनुकूलन में उपयुक्त रहती है। गहरी मूसला जड़ें। बिल्कुल सही, ताकि पानी बहुत गहराई से लिया जा सकते हैं। C4 पाथवे, घास प्रकाश श्वसन से बचने के लिए C4 पाथवे अपनाते हैं कई। कोशिकाओं में ग्लिसरॉल का संग्रहण। यह और रंध्र युक्त वाली जड़ें, यह दोनों इसके अनुकूल नहीं है, तो इस कारण से उत्तर होता है A। यह जो है ग्लिसरॉल का संग्रहण लवणीय प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है, जबकि ना कि पौधों में जल की कमी। तो इसलिए 1, 2, 3 सही होता है। राजतरंगिणी कवि कल्हान द्वारा संरचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका विषय देखा जाए तो कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक विवरण है। कल्हान द्वारा इसकी रचना 12वीं सदी में की गई थी और संस्कृत भाषा में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के गठन की दिशा में श्वेत आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण कदम था। इस आयोग संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने
प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। यह बिल्कुल सही है। इसने डोमिनियन परिस्थिति को लागू करने की अनुशंसा की थी, बल्कि इसने नहीं की थी। डोमिनियन स्टेटस दिया गया था, आगे दिया गया था, जिसमें और श्वेत आयोग की दिशा में, श्वेत आयोग का गठन, इसमें डोमिनियन परिस्थिति को लागू करने की अनुशंसा नहीं की थी। इसने केंद्र में गवर्नर जनरल तथा प्रांतों में गवर्नर की शक्तियों में वृद्धि करते हुए संघीय व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की, बिल्कुल सही। इसने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडलों की विस्तार की अनुशंसा की, बिल्कुल सही। लेकिन इसने डोमिनियन परिस्थिति को लागू करने की नहीं कहा गया था। भारत में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही। महाधिवक्ता एक उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो, उसे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त होते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, उसको राज्य की विधायिका के सदस्य को मिलने वाले विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होते हैं। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन एवं भत्ता मिलता है, जबकि उसका वेतन और भत्ता संविधान द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, जबकि उसे जो दिया जाता है वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसलिए केवल उत्तर कथन एक ही इसमें सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं वलित पर्वत के उदाहरण हैं? तो इनमें से कौन सी हैं? इनमें जूरा पर्वत है, अल्पेशियन और यूराल। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो इस कारण 1, 2 और 4 हैं जो कि वलित पर्वत के उदाहरण। आइए अगले 3 कथनों पर विचार करें। जनसांख्यिकीय लाभांश को किसी देश की जनसांख्यिकीय विकास में उस समयावधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक हो। आजकल हमें पता है, हमें जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हो रहा है, तो ये वही है। इसके लिए यह कथन बिल्कुल सही है। जनसांख्यिकीय ट्रैप का प्रयोग उस स्थिति का वर्णन किया है जब उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार कमी देखी जाती है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर उच्च जन्म दर को बढ़ाता है, जिससे परिणाम स्वरूप जीवन स्तर में पुनः गिरावट आती है। जबकि यह नहीं है, जिसको और जनसांख्यिकीय विंडो कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण आर्थिक विकास दर में होने वाली वृद्धि है। अगर देखा जाए तो जनसांख्यिकीय विंडो किसी देश की जनसांख्यिकीय विकास में उस समयावधि के रूप में परिभाषित किया गया जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है प्रश्न संख्या 64, ये डेमोग्राफी पे है, जनसांख्यिकी पे। जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी देश की जनसांख्यिकीय विकास में उस समयावधि के रूप में परिभाषित किया गया है जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक होता है। गलत है ये। जनसांख्यिकीय ट्रैप, हाँ, जब यह स्थिति वर्णन किया जाता है जब उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार कमी देखी जाती है और इससे जीवन स्तर उच्च जन्म दर को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन स्तर में पुनः गिरावट आती है। यह बिल्कुल सही। जनसांख्यिकीय विंडो कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण आर्थिक विकास की दर में होने वाली वृद्धि है। यह गलत, क्योंकि बल्कि अगर देखा जाए तो पहले और तीसरे को आपस में बदल दिया गया है, तो पहला और तीसरा में उल्टा बदल दें तो ये होगा। तो उम्रकृत कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, यहाँ ऑप्शन नहीं है। शायद कथन सही नहीं है, होना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 है जो कि सही नहीं है। ओजोन क्षय पर्यावरण तंत्र तथा जीवों को किस प्रकार प्रभावित करता है? इससे फाइटोप्लैंक्टन द्वारा किए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण में बाधा पहुंचती है, जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। बिल्कुल, जिससे ओजोन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। जीवित प्राणियों के न्यूक्लियर अम्ल को क्षति पहुंचाता है, बिल्कुल सही। या मोतियाबिंद तथा त्वचा कैंसर में वृद्धि करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास करता है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से यह तीनों सही और 1, 2, 3 डी उत्तर सही।
महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना MGPSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना ब्लू कॉलर भारतीय कामगारों द्वारा हेतु पेंशन और जीवन बीमा फंड है। यह बिल्कुल सही। इस योजना के अंतर्गत 17 देशों में कार्यरत नीले कॉलर वाले भारतीय कामगार आएंगे जिनके पास इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड श्रेणी के पासपोर्ट हैं। यह भी बिल्कुल सही। कामगारों के नामांकन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आधिकारिक तौर पर बैंकिंग सहयोगी बनाया गया है, बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा को बनाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसलिए तीसरा गलत। तो 1 और 2 सही, यानी कि ए ऑप्शन सही। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। तो उपर्युक्त गणों में से कौन सा प्रकाश तरंगों, ध्वनि तरंगों और ऊष्म तरंगों में पाया जाता है? तो ऊपर अगर देखें तो हमारा परावर्तन ही खाली है जो कि इनमें पाया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन बनता है केवल 1। अपवर्तन और व्यतिकरण इसमें नहीं पाए जाते हैं। अपवर्तन लाइट वेव्स में, जिनको प्रकाश तरंगे कहते हैं। व्यतिकरण प्रकाश और ध्वनि तरंगों में पाया जाता है, और ये तीनों में जो पाए जाते हैं वह है परावर्तन। तो उत्तर का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 68। प्राचीन भारत में भक्ति संप्रदाय के भली भांति जड़ पकड़ने का क्या कारण था? विदेशियों के बार बार होने वाले आक्रमण, इससे उसका कोई मेल नहीं रहा। लंबे समय तक सामंतवाद का बना रहना, बिल्कुल सही। सामंतवाद का रंग भारत में दीर्घकाल तक जमा रहा, इसलिए भारत लोकचार में भक्ति की जड़ें भली भांति जम गई। तो ये सामंतवाद के कारण बना रहा। बड़े पैमाने पर निरक्षरता नहीं, इसके कारण नहीं। तो अनेक संप्रदायों का उद्भव, यह भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 69। क्षमादान के केवल दंडादेश समाप्त होता है, किंतु दोष सिद्ध व्यक्ति पूरी तरह दोष मुक्त नहीं होता। लघुकरण के से केवल दंडादेश की अवधि में कमी होती है, किंतु दंडादेश की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बल्कि अगर देखा जाए तो क्षमादान से दंडादेश और दोष सिद्धि दोनों समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति सभी प्रकार के दंडादेशों से मुक्त हो जाता है। तो क्षमादान से पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है। लघुकरण से केवल दंडादेश की अवधि में कमी होती है, जबकि लघुकरण से कठोर दंड को हल्के दंड में परिवर्तित किया जाता है, और परिहार के अंतर्गत दंड की प्रकृति में बदलाव किए बगैर दंड की अवधि कम कर दिया जाता है। यानी कि दंड की अवधि में कमी हो जाती है और दंड की प्रकृति में परिवर्तन फिर नहीं होता उसके कारण परिहार में, लेकिन लघुकरण में दंड को हल्के दंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों उत्तर गलत, जिससे डी ऑप्शन सही हो जाता है। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है, कौन कौन से इनमें से? सिलिका और एल्यूमिना हमें पता है काफी ज्यादा होते हैं, और मैग्नीशियम काफी बिल्कुल ही नहीं होता, बल्कि काफी लो मात्रा में होता है। तो सिलिका एल्यूमिना मुख्य है, 1 और 2। निम्नलिखित ऋणों या अग्रिमों में से कौन भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की श्रेणी में आते हैं? खरीदारी और छूट बिलों के मामले में जब बकाया 60 दिनों से भी अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना रहता है, अगर इसमें पढ़े तो खरीदी और छूट बिलों के मामले में जब बकाया 90 दिनों से भी अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना रहता है तो ये है, तो इसलिए ये अपने आप गलत हो जाता है। लघु अवधि की फसलों के लिए जब मूलधन या ब्याज की किस्त 2 फसली मौसम के लिए अतिदेय बना रहता है, यह बिल्कुल सही, जिस कारण से 71वें का उत्तर बी सही रहता है। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। इनमें से उपरोक्त प्रदूषकों में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? इनमें से कौन द्वितीय प्रदूषक माना जाता है? अगर देखें तो पीछे एक डिटेल दिया हुआ है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या है, द्वितीय वायु प्रदूषक क्या है, तो इससे आराम से उत्तर आपके पास आ जाएगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें 4, 5, 6 आ जाते हैं।
महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए लिंग आधारित बजट जेंडर बजटिंग एक सशक्त उपाय है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के फलस्वरूप होने वाला लाभ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं तक भी पहुंचे। भारत में लिंग आधारित बजट को संस्थागत रूप देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? आके देखा जाए, इसमें राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया है। क्या ये इसलिए राष्ट्रीय में भारत सरकार द्वारा महिलाओं में एक योजना सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 8 मार्च की, तो यह योजना विशेष रूप से लिंग आधारित बजट से संबंधित या उस पर केंद्रित नहीं है, जैसा कि सीधे महिला सशक्तिकरण मिशन नहीं है। लिंग आधारित जेंडर बजटिंग के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। यह बिल्कुल सही। वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों में जेंडर बजटिंग की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल सही, जिससे केवल 2 और 3। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से मशीनें आसानी से चलती हैं, ऐसा क्यों? बॉल बेयरिंग स्नेहक की तरह कार्य करता है। क्या वह स्नेहक? बिल्कुल वह स्नेहक की तरह कार्य नहीं करता। घूर्णन घर्षण बल फिसलने वाले घर्षण बल से अत्यधिक कम होता है। यह बिल्कुल सही है, जिसके कारण आसान हो जाता है, मशीनें आराम से घूम जाती हैं, तो इसलिए केवल दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 75। भारत में ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यवसाय आधारित सामाजिक विभेदीकरण प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल में यह प्रारंभ हुआ। युद्ध में जीती गई संपत्तियों का विजेता, कबीलों में असमान वितरण सामाजिक असमानता का कारण बना। बिल्कुल सही। कृषि में बड़े पैमाने पर मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को लगाया गया, बल्कि ऐसा नहीं, ऋग्वैदिक काल में मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों, खासतौर से कृषि में कोई भी प्रमाण है नहीं, तो इस कारण से इनके प्रमाण ना होने की वजह से नहीं कहा जा सकता है। 1 और 2 सही उत्तर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यह मंत्रियों को उनके पद से संबंधित कृत्यों के लिए कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता। क्या ऐसा है? मंत्रियों को व्यक्तिगत कृत्यों के लिए किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो यह संरक्षण किसको प्रदान होता है? यह खाली राज्यपाल और राष्ट्रपति को होता है, जबकि मंत्रियों को उनके पद से संबंधित कृत्यों के लिए कोई संरक्षण प्रदान नहीं है। मंत्रीगण अपने पद से संबंधित कृत्यों के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होते हैं, ऐसा नहीं है, वे न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इस कारण से हमारे पास आंसर होता है, उत्तर होता है 1 और 2। चिनूक कौन सी हवा है? ये चिनूक शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली स्थानीय गर्म हवा है। इट्स अ वार्म विंड। यह डिटेल दिया हुआ है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलती है, जिससे जानवरों को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध होता है। इसको आइस ब्रेकर भी कहते हैं। भारत में प्रतिभूति बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ऐसे बाजार को जहां प्राथमिक शेयर धारकों के बीच शेयर बाजार के प्रपत्रों का लेन देन किया जाता है, प्राथमिक बाजार कहलाते हैं। क्या ये सही है? बल्कि जहां प्राथमिक शेयर धारकों के बीच शेयर बाजार के प्रपत्रों का लेन देन किया जाता है, उसे द्वितीय बाजार कहा जाता है, तो इसलिए यह गलत है। प्राथमिक शेयर धारकों के बीच शेयर बाजार के प्रपत्र लेन देन की संस्थागत सुविधा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल सही। प्राथमिक शेयर धारक जो बदलते हैं अपने शेयर, जहां पे खरीद फरोख्त होती है उनको एक्सचेंज कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। इस कारण से केवल दूसरा सही है। विभिन्न प्रजातियों के बीच निम्नलिखित अंतर पारस्परिक क्रियाओं पर विचार कीजिए। शैवाल और फफूंद के संयोग से लाइकेन का निर्माण, यह बिल्कुल सही है। मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला ई कोली। प्रश्न संख्या 79। विभिन्न प्रजातियों के बीच होने वाली निम्नलिखित अंतर पारस्परिक क्रियाओं पर विचार कीजिए। ये दी हुई क्रियाएं, उपरोक्त में से कौन सी अंतर पारस्परिक क्रियाएं पारस्परिकता और असहजीविता का उदाहरण है? तो आखिर ये होता क्या है सहजीविता या पारस्परिकता? यह दो विभिन्न प्रजातियों के बीच का अंतर पारस्परिक क्रिया है, जिससे दोनों का लाभ होता है और वे पृथक होकर जीवित नहीं रह सकते। तो शैवाल और फफूंद के संयोग से लाइकेन का निर्माण, बिल्कुल। मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला ओ ई कोली,
इसको सहभोजिता का उदाहरण कहा जाएगा, क्योंकि इससे ई कोली प्रभावित होता है लेकिन आंत पे कोई प्रभाव नहीं होता। भोजन प्राप्त करने के लिए श्रृंगालों का शेर अथवा भाग के आसपास बना रहना, यह भी सहभोजिता का है। इससे उन्हें फर्क पड़ता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शैवाल तथा सीलेंट्रेट के सहयोग से प्रवाल भित्ति का निर्माण, बिल्कुल। पशुओं के शरीर पर रहने वाले किन्नी और चिलरों को खाने वाले पक्षी, यह इसको बल्कि प्रोटोकोऑपरेशन कहा जाता है। इसमें दोनों का लाभ होता है लेकिन यह इसके बिना भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए यह अपने आप गलत हो जाता है। तो हमारे पास 1 एवं 4 है जहां पे ये सही है। वात्स्यायन की चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकला का अंग नहीं है? अगर देखा जाए तो वात्स्यायन के चित्रकला 6 अंग है, जिसमें प्रकटन का ज्ञान है, तो प्रकटन मौजूद है यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रमाणम, सही प्रेक्षण, अनुपात एवं संरचना। फिर इसके बाद भाव भी एक जरूरी है। फिर इसके बाद साम्यता, जिसको सादृश्यता भी है, और ऋतु नहीं है इसमें से। तो सही, तो इनमें से कौन से अंग नहीं है? केवल 4 है जो चित्रकला के 6 अंगों में नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की बुनियादी रणनीति संघर्ष समझौता, संघर्ष से सहमत नहीं थे, बिल्कुल सही है। काफी पता ही होगा कि यह इस बिंदु पे उनकी असहमति उजागर थी। नेहरू के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना तथा विधान परिषद में भागीदारी दोनों एक तरह से नैतिक पराजय और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का समर्पण था, यह बिल्कुल सही। महात्मा गांधी विधान परिषद में भागीदारी से सहमत थे। उनका विश्वास था कि विधान परिषद में किए गए कार्य से भी स्वराज प्राप्त होने में सहायता मिलेगी। महात्मा गांधी वैसे विधान परिषद में हिस्सेदारी से सहमत थे, पर उनका विश्वास था कि इससे स्वराज नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए 1, 2 यहाँ पे 1 और 2 कथन सही है। शून्यकाल के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है। तो अगर देखें तो यह प्रश्नकाल के बिल्कुल ठीक बाद है। शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रियाओं नियमों में है, तो शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में है, जबकि शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है। यह संसद सदस्यों के पास सदन में अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों को बिना पूर्व सूचना के उठाने के लिए अनौपचारिक उपाय है। शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य सदन में लोकहित के किसी भी विषय को बिना पूर्व सूचना के उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो यहाँ पे ये सही है। तो शून्यकाल का उल्लेख जबकि हमारे नियमों में, प्रक्रिया नियमों में नहीं है। तो 1 और 3, 1 और 3 सही है। दिल्ली में जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए केंद्र सरकार ने काउंटर मैग्नेट शहरों का विकास करने के लिए निर्देश दिया है। अब ये काउंटर मैग्नेट शहर क्या है? ये एक बड़ा शहर बनता जा रहा है, दिल्ली एवं आसपास के इलाके। काउंटर मैग्नेट ऐसे शहर हैं जो अपनी अवसंरचनात्मक विकास के लिए दिल्ली पर निर्भर हैं और उनका कोई स्वतंत्र आधार नहीं है, बल्कि स्वयं की संरचना तथा विकास करने में उनकी क्षमता होगी, तो इसलिए यह गलत है। इस रणनीति का उद्देश्य दिल्ली में अप्रवासन और जनसंख्या विस्फोट दोनों को कम करना है, बिल्कुल सही। ऐसे शहर दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में होंगे, बल्कि यह 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर होंगे, तभी तो दिल्ली का जो है जनसंख्या की कम की जा सकी, नहीं इतने पास होने में इन काउंटर मैग्नेट का कोई लाभ नहीं होगा। तो इससे 1 और 3 तीनों दोनों गलत हैं और सिर्फ दूसरा ऑप्शन है जो कि सही है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में दिए गए कथन। इसके बहुपक्षीय कानून केवल वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार पर लागू हैं। क्या इसमें है? ये बौद्धिक संपदा के अधिकारों पे भी काफी लागू है, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये काफी ज्यादा आजकल खबरों में है। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है, शुरू में बिल्कुल था। इसका 1995 में जब WTO गैट से बना था तब था भारत। इसका निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों सही है। वैश्विक तापमान को कम करने के लिए वैज्ञानिक सिंड्रेला तकनीक का उपयोग करके वायुमंडल में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को विस्थापित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। सिंड्रेला तकनीक में बायो एनर्जी, कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज विधि का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। यहाँ इसके अंतर्गत दहन से पूर्व, उसके पश्चात
कार्बन को विस्थापित किया जाता है और उसे पाइप द्वारा भूमि के नीचे पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि गैस बिना रिसाव के चट्टानों के बीच बनी रहती है। दोनों बिल्कुल सही। और इस तरह से सीधे सीधे सिंड्रेला तकनीक के बारे में यहां से पढ़ ले। संसद की कार्यवाही में लाए गए नए परिवर्तनों के संबंध में विचार कीजिए। ये हमारे कार्यवाही में नए परिवर्तन जो आए हैं हाल ही में। पूर्व के एक दिन के अंतराल वाले शून्यकाल के विपरीत राज्यसभा में अब प्रतिदिन शून्यकाल होगा। बिल्कुल सही है। अब एक व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो बल्कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को उस राज्य या केंद्र शासित का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। यह तो पहले भी था, लेकिन इसी को तो बदल के उस राज्य में कर दिया गया जहां से वो राज्यसभा सदस्य बनना चाह रहे हैं। तो केवल एक यहाँ पे सही है। निम्नलिखित प्रोटीनों पर विचार कीजिए। ये हमारे पास 4 प्रोटीन है। कौन से जल में घुलनशील है? इनमें से एल्बुमिन और इंसुलिन है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। कैरोटीन और मायोसिन नहीं होते हैं। और इसके में काफी डिटेल दी हुई है पीछे, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जब हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ या समानांतर रूप से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है तो फाइबर जैसी संरचना होती है। इस तरह के प्रोटीन जल में आमतौर पर अघुलनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पर मायोसिन मांसपेशियों में उपलब्ध और केराटिन बाल में, ऊन में, रेशम में। दूसरे तरह के ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। यह संरचना तब बनती है जब पॉलीपेप्टाइड तंतु की श्रृंखला एक गोलाकार आकार प्राप्त कर लेती है और इस प्रकार की प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। इंसुलिन और एल्बुमिन इस तरह के हैं और वे घुलनशील होते हैं। भारत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के विभाजन के संबंध में क्रिप्स मिशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता स्वीकार नहीं की गई। बल्कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा क्रिप्स मिशन के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। गांधी जिन्ना वार्ता के दौरान गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही, गांधी जी ने नहीं किया था स्वीकार। कैबिनेट मिशन प्लान के पश्चात कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन करके मुस्लिम बहुल प्रांतों की संभावना को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल सही। इनमें से कौन से सही रहे? दूसरा और तीसरा। तो बी ऑप्शन नहीं, कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है, खाली लोकसभा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव का अनुमोदन केवल राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा देश में युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल या संवैधानिक आंदोलन की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने में लोकसभा से जैसे समान अधिकार रखते हैं। तो यह दोनों गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाराद्वीप बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पर विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इस वजह से केवल बी ऑप्शन यानी कि दूसरा कथन सही, यानी कि बी ऑप्शन सही। कुछ निश्चित वस्तुओं जैसे वस्त्र और चीनी पर भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया और संग्रह किया जाता है। इससे इनका मेन उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपको पीछे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, राज्यों के अनुरोध पर भारत सरकार ने विशेष महत्व की वस्तुएं अधिनियम 1957 पारित किया था, जिसने केंद्र सरकार को तंबाकू, वस्त्र और चीनी पर राज्यों द्वारा लगाए गए वाली बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने तथा संग्रह के लिए सशक्त किया, जिससे इन वस्तुओं जिनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किंतु उपभोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, कीमतें पूरे देश में एक समान तथा वहनीय बनाई रखी जा सके। तो इस कारण से ए ऑप्शन सही। किसी कीटनाशक विशेष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ उनके अब ये इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1991 में किया गया। इससे विश्व के कुछ सर्वाधिक विनाशकारी फसल कीटों से निपटने के लिए बेहतर उपाय मिले। इसका प्रारंभ करते हुए इसे मनुष्यों पर्यावरण के लिए सुरक्षित माना गया। पिछले 10 वर्षों के दौरान पूरे विश्व में मधुमक्खियों की संख्या में व्यापक रूप से हानि पहुंचाया है। यह कौन सा वाला है?
ये है नियोनिकोटिनाइड। तो इसके बारे में आप सीधे पढ़ सकते हैं, कुछ दिन पहले यह समाचार में था, इसलिए थोड़ा सा चाहे तो आप वापस एक बार समाचार से पढ़ लिया जा सकता है इसे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? सीधा सीधा है ये क्वेश्चन सीधे पता होना चाहिए। इसमें जो है सही उत्तर आता है इसका ए। चौथे वाले में यह दिक्कत है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जबकि उसमें प्रश्न में दिया है आपात चिकित्सा की स्थिति में गैर नकद हस्तांतरण के रूप में 30,000 रुपए तक का बीमा प्रदान है। तो यह खाली स्टेटमेंट, इसमें कथन गलत है। सामान्यतः हम औषधियों एवं ड्रग को समान समझते हैं, जबकि इनमें अंतर होता है। ड्रग और औषधियों संबंध में दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 94। ड्रग उच्च आणविक द्रव्यमान के द्रव के रसायन होते हैं, जबकि ड्रग कम आणविक द्रव्यमान के रसायन होते हैं जिनका साइज 100 से लेकर 500 माइक्रोन्स तक होता है। तो ये गलत है। औषधियां वृहत आणविक रसायनों से अन्योन्य क्रिया करती हैं और अजैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, जबकि औषधियां वृहत आणविक लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करके जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। तो ये अजैव नहीं जैविक होगा, इसलिए गलत। जबकि यदि अनुशासित मात्रा से अधिक मात्रा में ड्रग का सेवन किया जाए तो वह औषधि के रूप में काम आने वाले ड्रग एक प्रभावकारी विष बन जाता है। बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ ड्रग अक्सर जैव अणुओं जैसी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से अभिक्रिया करते हैं। यह भी बिल्कुल सही। तो तीसरा और चौथा सही है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 95। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कथन यहाँ पे, इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। बिल्कुल सही है ये। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले दूसरे सत्याग्रही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। पहले विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे थे। इस कारण ये गलत। सत्याग्रही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरुद्ध भाषण देने की मांग करते थे। बिल्कुल, जिससे 1 और 3 सही रहता। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन संसद को देता है ना, और प्रतिवेदन अपना राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होता है ये फाइनेंस कमीशन। यह गलत है यह स्टेटमेंट। वित्त आयोग का प्रतिवेदन सलाहकारी प्रकृति का होता है तथा इसे वित्तीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है। बिल्कुल, यह सलाहकारी होता है, मान्य नहीं होता है। इस पे बाकी जो है इस पे विचार करके, इसके जरूरी नहीं है कि सारे सलाहों पे को मान्य किया जाए, कि कुछ पे मान्य होते हैं। तो केवल 2 यहाँ पे सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, निवासियों की आधारभूत सब आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थानीय सरकार में जन समुदाय की भागीदारी, चारों होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रिसेंट में अभी थोड़ा जल्दी ही था, इसलिए जरूर एक बार फिर से पढ़िएगा इसे कि है क्या ये। भारत में घरेलू बचतों के संबंध में निम्नलिखित कथन। वर्ष 2000 के बाद इसमें सतत वृद्धि देखी गई है। इसमें वृद्धि दर देखी गई है, लेकिन 2007-8 में काफी कमी आई थी के बाद से, और फिर 2011-12% में भी इसमें कमी आई। 2011-12 में 30.8% जैसा कि दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें सतत वृद्धि तो नहीं देखी गई। लेकिन कहा जा सकता है पहले से अगर सिर्फ 2012 से एक सिंगल पीरियड लिया जाए तो इसमें वृद्धि जरूर है। बचतों में पारिवारिक बचतों का योगदान सर्वाधिक है। बिल्कुल सही है ये। और हाल के वर्षों में पारिवारिक बचतों में वित्तीय बचतों की हिस्सेदारी कम हुई है। यह भी बिल्कुल सही। केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक जैसे कुछ देश ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प कोल बेड मीथेन प्रयोग पर विचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफी कम है। बिल्कुल सही है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो है आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जल प्रदूषण का काफ़ी खतरा है और जल एवं भूमि को कई तरह से हानि पहुंचती है। इस प्रक्रिया से होने वाले जल प्रदूषण भूमि के ह्रास और अपशिष्ट जल को सुरक्षित तरीके से निपटाने से संबंधित चिंताओं को काफ़ी वैज्ञानिकों ने रेखांकित किया है। इस कारण से केवल एक ही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो है दिक्कतें इससे जल और भूमि का जो है क्षय इससे काफ़ी है। वैदिक संगीत में कौन से वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से प्रयोग होते थे? अगर देखें तो वैदिक संगीत में वीणा, तुनाव, दुंदुभी और ताल होते थे, जिनमें वीणा, दुंदुभी यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे उल्लेखित है, जिसमें 1 और 2 सही उत्तर है। इस तरह से ये 100 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आजकल करंट अफेयर से ही हैं, तो उसमें जरूर से ध्यान दें, उनको वापस एक बार जरूर पढ़ें और थोड़ा सा और डिटेल अपने लिए भी जानें। वह पूरे एग्जाम में लाभकारी रहेगा। कुल मिला के प्रश्न थोड़े फैक्चुअल होते हैं अभी, क्योंकि जो है आपके फैक्ट्स अगर रेडी रहेंगे, फैक्ट्स में अगर आप तैयार रहेंगे तो निश्चितता आप जो है आगे कई एनालिटिकल चीज में भी रेडी रहेंगे। तो फैक्ट्स कहीं लेवल पे रेडी करना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। बाकी धन्यवाद।